एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 और विषय इतिहास के बारे में बात करें। 2 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं। तीसरे अध्याय की आज हम चर्चा करेंगे। विषय विषय यानी पाठ्य पुस्तक तीसरा पाठ है, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य की बात करेंगे। ये देखो पीछे कुछ बातें लिखी हुई है तो आप इसको पढ़ लेना, सीधा किताब में से पढ़ने वाली है। इस तीसरे पाठ के पहले कुछ विवरण दे रखा है, ये आप चाहो तो अपनी किताब में से पढ़ सकते हो। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। इस्लाम का उदय विस्तार लगभग 570-1200 ईस्वी यायावर साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य। दूसरा ये पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिए, वरना मेन जो विषय जहाँ से स्टार्ट होता है पाठ का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कालक्रम 2 लगभग 2 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी की घटना भी है। ये देखिए, इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य हैं। इनमें से कुछ जैसे कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे और तीनों महाद्वीप में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई और विचार अभी महाद्वीपों के हर बार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है इस काल में पहली बार प्रयोग में आई। देखिए, कालक्रम 100 से 50 ईस्वी पूर्व, 50, 150, 50, 100, 150, ये ठीक है, पूरा कालक्रम है। थोड़ा इस किताब में आप देख लेना ये चीज़ें, क्योंकि सन बहुत दे रखे हैं इसके अंदर। ये चीज़ें सिक्के वगैरह किस प्रकार के थे, मैक्सिको में विश्व की है। अब देखिए मैन यहाँ से पढ़ते हैं। मोनम जो रोमन साम्राज्य है वो दूर दूर फैला हुआ था। उसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और पूर्व अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया व उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूह में विभाजित थे। आप देखते हैं कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास शर्म के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके पास के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी और धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। रोम के इतिहासकार के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे हम वर्ष वृत्तांत कहा जाता है, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपाइरस पेड़ के पत्तों आदि द्वारा लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुई। पत्थरों पे है ना, पत्थर देखो जल्दी से नष्ट नहीं होता, पत्थरों पे लिखी हुई बातें भी नष्ट नहीं होती थी। बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। ये मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में। उसी लेखन से सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों के समय में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपाइरस पत्थर पर लिखे हुए पाए गए और पेपाइरोलोस्टिक यानी पेपाइरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल है जो मुख्य रूप से पुरातत्वों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती है, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन आदि प्राप्त। इसमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं। इस जानकारी को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से इतिहासकार ने स्रोतों के तथ्यों में अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कार्य कुशलता पर निर्भर है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोमन और ईरान के थे। रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिनके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी
ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया और इन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर और दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डेन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट दिया जिसे चीनी लोग ताचीन, वृहद चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। अब देखो साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहते हैं। यानी पूर्ववर्ती पहले का समय, परवर्ती बाद का। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महान शक्तियों और उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह है कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों और संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी या यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोली तानिया, जो कि लातिन भाषा, और सारेनाइका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट के ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते थे, वो कोई भी भाषा बोलते थे। प्रथम सम्राट अंगस्टक्स ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। यद्यपि अंगस्टक्स एक छत्रक शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक यानी लातिन भाषा में प्रिंसेप्स था, जिनको शासन नहीं था। ऐसा सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सीनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोमन एक रिपब्लिकन यात्री गणतंत्र सत्ता पर नियंत्रण रखा। रोम में सीनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व हुआ, लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति इस तरह का व्यवहार रखते थे। सेनेट होती है जिसको संसद का नाम दिया जाता है। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकांश सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया कि यह असंभव है। ठीक है, सेनेटर पहले राजा के हाथ में होता था सारा कुछ। अब तो जैसे संसद है ना हमारी जनता के हाथ में, पहले राजा के हाथ में होता था और राजा को ही सेनेटर कहते थे। सम्राट और सेनेट के बीच साम्राज्यिक शासन की एक प्रमुख सेना संस्था थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ी। एक वेतनभोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की एक बड़ी खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते तो यह आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेता। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सीनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सीनेट सेना से घृणा करती थी और इसे डराती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से 3री शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी लगान पड़े। ये देखिए, रोम के फोरम जूलियन की दुकानें
पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 स्तूप के स्तंभों वाले इस चौक को बनाया गया। देखो चौक है स्तंभों वाला। संक्षेप में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेना विभाजित हो जाती तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता। एक ऐसे वर्ष को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। शासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हुआ हो। उत्तराधिकारी दत्तक और सेना भी सिद्धांत को बुरी तरह से मानती थी। उदाहरणार्थ टिबेरियस, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टक का पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टक ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टक से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था, इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टक का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता था, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों से चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फ्रात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इन इलाकों को छोड़ दिया। सम्राट ट्राजान का स्वप्न भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सर्दियों के बाद 116 में ट्राजान फ्रात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफोन तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर से जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्येक शासन का कार्मिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोमन के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फ्रात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि राजा अत्यंत समर्थ थे। उदाहरण के लिए हेराल्ड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी 1,25,000 किलो सोने के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवा, जिसने उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बंटे हुए थे, उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम समझते हो क्या, यूरोप में सबसे बड़ा क्षेत्र रोम था, ध्यान रखना। अब जो आज इटली, जर्मनी, यूरोप और फ्रांस और ये देश है ना, पहले रोम ही था। रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सारा से फ्रात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दोनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण कर पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कारथेज, सिकंदरिया, एंटियोक इसमें बड़े क्षेत्र थे। सामाजिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो जाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिक धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्र के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक और सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में होते थे। इस प्रकार उनका नया सम्राट वर्ग बन गया, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समय उभरकर सामने आया, सम्राट गेलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उद्देश्य को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गेलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने और इस पर पद पर पहुंचने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथ में आ जाए। संक्षेप में, पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना और प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक सीमित थी।
ठीक है, बाकी अपने इस पार्ट को ये देखिए। नाइम्स के पास पांदू गार्ड फ्रांस प्रथम सदी रोमन के इंजीनियर ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया। ठीक है, फिर देखिए सीनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए गए सीनेटर्स बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संप्रभुत वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक नगर परिषद और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा के कारण गांव का दर्जा बढ़कर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी उसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधा प्राप्त रही। तो डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन साम्राज्य का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ प्रस्ताव ये अगले अपने वीडियो में पढ़ेंगे।